हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के होम साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो HSC 201 जिसका पेपर कोड है, उस पेपर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन को आपने सही किया है और कितने क्वेश्चन को गलत मार्क किया है। ठीक है, आपको एक इनपुट मिल जाएगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन आपने किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। और जिन क्वेश्चन के बारे में आपको डाउट होगा, जिस क्वेश्चन के आंसर के बारे में आपको डाउट होगा, वो सारा यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था है। तो पहला ऑप्शन है 13 से 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 से 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 21 से 25 वर्ष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 से 18 वर्ष जो होता है वो किशोरावस्था का टाइम पीरियड है, यानी कि 13 से 18 वर्ष के बच्चे किशोर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं। मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को विजिबल थोड़ा सा नहीं होगा, थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो गया है, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, आप लोगों को भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास के क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता की अवस्था के क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक विकास के क्षेत्र में भी किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं और आत्मनिर्भरता की अवस्था के क्षेत्र में भी किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है उम्र, दूसरा ऑप्शन है लिंग, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक कार्य, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पोषक तत्वों की डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो उम्र भी है, लिंग भी है, शारीरिक कार्य भी है और ठीक है, ये तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब चौथा क्वेश्चन है किशोरावस्था में कैलोरी की मांग होती है। तो 24 किलो कैलोरी। ठीक है, वैसे 25 किलो कैलोरी एवरेज है, 2500 किलो कैलोरी एवरेज है, लेकिन यहाँ पे उसके ऑलमोस्ट में दिया है 50 किलो कैलोरी, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आज इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था में जो कैलोरी की डिमांड होती है 24-50 किलो कैलोरी होती है, यानी कि 2450 किलो कैलोरी होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है पूछ रहा है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन एडोलेसेंस स्टेज, यानी कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन एडोलेसेंस स्टेज, यानी कि किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है 65 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 50 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 60 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 40 ग्राम। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में अगर लड़कों को देखा जाए तो 64 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है और लड़कियों में 55 ग्राम प्रोटीन की दैनिक रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अगर आसपास देखा जाए, 64 तो इसमें दिया नहीं है, तो 65 को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। किशोरावस्था में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो 65 ग्राम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। पूछ रहा है कि 1 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी प्रदान करता है। तो 6 किलो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 5 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन है 9 किलो कैलोरी। तो अगर प्रोटीन का देखा जाए, ठीक है, प्रोटीन का देखा जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं और जो फैट होता है वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
इस बार प्रोटीन का पूछा है तो अगली बार कार्बोहाइड्रेट का पूछ सकता है, फैट का पूछ सकता है। ठीक है, तो फैट से कितना कैलोरी मिलता है? 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व मुख्य कारक हैं। पूछ रहा है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो आयु है, शारीरिक क्रियाशीलता है, तीसरा ऑप्शन है भोज्य पदार्थ की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। आयु, लिंग, शारीरिक क्रियाशीलता, भोजन की उपलब्धता, ये सारे क्या करते हैं? तो संतुलित आहार को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है तूफान और तनाव की अवस्था है। तूफान और तनाव की अवस्था है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लोगे। तूफान और तनाव की अवस्था क्या है? तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है यौनारंभ, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो ये सबको पता होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल ने क्या बोला था? तो स्टेनले हॉल ने किशोर को क्या बोला था? तो तूफान और तनाव की अवस्था, किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने तूफान और तनाव की अवस्था कहा था। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तूफान और तनाव की अवस्था किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आरडीए का पूर्ण रूप है। ठीक है, मैंने जो गेस्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें से लगभग 10 या 12 क्वेश्चन पूछ ही लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने गेस करवाया था और ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया भी है। तो आरडीए का पूर्ण रूप है, आरडीए का पूर्ण रूप है यानी कि विस्तृत रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दे रहा है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है और चौथा ऑप्शन भी गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? रिकमेंडेड डायरी अलाउंस, रिक्वायर्ड डायरी अलाउंस, ये तीनों ही क्या है? तो गलत है। आपका ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी कि अनुशंसित आहार भत्ता, ये क्या है? RDA, ये क्या है? RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, अनुशंसित आहार भत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फल एवं सब्जियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? फल एवं सब्जियां महत्वपूर्ण क्यों है? मैं बार बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर होता चलेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप क्वेश्चन पेपर को उठाओ और उसको सॉल्व करो। ठीक है, मेरे साथ। तो कह रहा है कि फल एवं सब्जियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो वे आपको ऊर्जा देती हैं, वे आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और पोषक तत्व देती हैं, और वे रंगीन होती हैं, वे आसानी से उपलब्ध हैं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10वें का भी करेक्ट हो जाएगा। वे आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और पोषक तत्व देती हैं, फल एवं सब्जियां। ठीक है, अब 11 क्वेश्चन है। विकास अनुदैर्घ्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, अनुदैर्घ्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल, ये क्या है? ये दिशा का सिद्धांत है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल कहता है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। विकास क्या होता है? तो केंद्र से परिधि की ओर होता है। और सिफेलोकॉर्डल कहता है कि सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद ये विकास कहाँ जाता है? तो पैर तक जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को दिशा का सिद्धांत, ये विकास का जब दिशा का सिद्धांत पढ़ोगे, दिशा के सिद्धांत से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले भी पूछा गया है, देखो इस बार भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो आप कभी भी पेपर देने जाएं तो विकास के सिद्धांत को
मुख्य रूप से मेनली अगर आपको कहें तो दिशा के सिद्धांत को तो पढ़ के ही जाना है। ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो विकास अनुदैर्घ्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, इस विकास के सिद्धांत को कहा जाता है तो प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि संवारना और सफाई करना स्वास्थ्य के किस पहलू के अंतर्गत आता है? संवारना और सफाई करना स्वास्थ्य के किस पहलू के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है मानसिक, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा ऑप्शन है भावनात्मक स्वास्थ्य। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य संवारना और सफाई करना यानी कि ग्रूमिंग एंड क्लीनिंग कम्स अंडर विच अपील ऑफ हेल्थ? तो सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, सोशल हेल्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है हल्की मंदता, दूसरा ऑप्शन है मध्यम मंदता, तीसरा ऑप्शन है गंभीर मंदता और चौथा ऑप्शन है तीव्र मंदता। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित मानसिक मंदता के अंतर्गत आता है तीव्र मंदता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑसिफिकेशन से तात्पर्य है, ऑसिफिकेशन। ठीक है। ऑसिफिकेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिया है कि ऑसिफिकेशन से तात्पर्य है, यानी कि ऑसिफिकेशन का मीनिंग पूछ रहा है। तो ऑसिफिकेशन का मीनिंग होता है, पहला ऑप्शन है त्वचा का लाल होना, दूसरा ऑप्शन है हड्डियों का कड़ा होना, तीसरा ऑप्शन है बालों का चिकनापन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये बिल्कुल भी इरेज हो गया है कह सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन को लिखा हुआ है तो मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ बार बार। ठीक है। तो आप लोग उसको समझ सकते हैं कि ऑसिफिकेशन क्या है। तो ऑसिफिकेशन जो आपका दूसरा ऑप्शन है हड्डियों का कड़ा होना, क्या ये हड्डियों से रिलेटेड है। तो इसमें दूसरे ऑप्शन में आपका हड्डियों का कड़ा होना दूसरा ऑप्शन है, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार के मानक हैं, क्या है? सहयोग, विरोधी, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा, उपरोक्त सभी। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही मानक आपके पूर्व बाल्यावस्था के सामाजिक व्यवहार के हैं। ठीक है। क्वेश्चन भी क्या पूछा है? तो पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार के मानक हैं। तो सहयोग भी है, विरोधी। ठीक है। और सामाजिक अनुमोदन की इच्छा भी है। ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी आपका यानी कि 15वें क्वेश्चन का डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीवा स्वप्न अवस्था है। मैं अब डायरेक्ट आंसर को बोलूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर को ही बताऊंगी। ठीक है। तो 16वें का कह रहा है कि दीवा स्वप्न अवस्था है, तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वयः संधि यानी कि पोवर्टी स्टेज को दीवा स्वप्न अवस्था कहा जाता है। ठीक है। विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। कह रहा है कि विद्यार्थियों का 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावित होता है कब? तो कक्षा में व्यवहार, व्यक्तित्व निर्माण और अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण, दूसरा कक्षा में व्यवहार और तीसरा ऑप्शन है अनुशासन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है इन सारे क्षेत्रों में। ठीक है। तो इस तरह आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई और वजन। तो ये भाषा के विकास को प्रभावित नहीं, ऊंचाई और वजन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 19 जो क्वेश्चन है वो है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं?
जीन पियाजे से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में, अभी हम लोग उसको आगे भी देखेंगे। कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं दी गई हैं। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से पहला है सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर ये 0 से 2 वर्ष का होता है। और जो दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है प्री ऑपरेशनल। क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक। तो ये आपका होता है 2 से 7 वर्ष। कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। ये इसके स्टेज से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है 7 से 11। क्या 11 या 12 भी हो सकता है। ठीक है, तो 11 या 12, 7 से 11 या 12 वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फॉर्मल स्टेज होता है आपका स्टेज जो होता है वो 12 से 15 होता है। कब से होता है? तो 12 से 15। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पहला स्टेज इसमें जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। पहला पूर्व सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज और तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा है फॉर्मल स्टेज। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन है औपचारिक परिचालन अवधि, यानी कि जीन पियाजे के चौथे स्टेज के बारे में पूछ रहा है। और औपचारिक परिचालन की अवधि है, तो ये इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, जन्म से 24 महीने ये कोई कुछ भी नहीं है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष है। और 7 से 11 है आपका कंक्रीट। ठीक है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये 11 तो है ही नहीं, तो इसमें एक वो ऑप्शन नहीं दिया है, वो है आपका 12 से 15। ठीक है, तो इसमें नहीं दिया, पता नहीं इसका आंसर बोर्ड ने क्या माना है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, तो वो है 12 से 15। ठीक है, तो इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग किसी भी ऑप्शन को मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत आधारित है। जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत आधारित है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत विकास, नैतिक विकास, मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे का जो बाल विकास का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास पे आधारित है। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, तो दूसरी अवस्था क्या है? तो पूर्व संचालन, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, मैंने अभी बताया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके सारे स्टेजेस के बारे में पूछ लिया है। अब अगला क्वेश्चन है शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की मूल नींव किसके कार्य में रखी गई है? तो शैशवावस्था में, यानी कि शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की मूल जो नींव होती है, ठीक है, वो शैशवावस्था में रखी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी के विकास में शिक्षार्थी के विकास के किस चरण में अवधारणा अधिगम को बढ़ावा देने की प्रचुर गुंजाइश है? तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था के दौरान क्या होता है? तो बच्चे अपने कॉन्सेप्ट विकसित करने शुरू कर देते हैं, अवधारणा देना शुरू कर देते हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अपना कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? तो टीकाकरण, ये भी सही है। संतुलित आहार, ये भी सही है। व्यक्तिगत स्वच्छता, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 का डी करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि आईडीए तालिका ICMR नीन 2020 के अनुसार प्रति 200 किलोग्राम कैलोरी फाइबर की दैनिक आवश्यकता मानी जाती है। यानी कि पूछ रहा है कि जो ऐसे किसी भोजन के बारे में बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। ऐसे
फाइबर मतलब कह रहा है कि कितने ग्राम हम फाइबर फूड लेंगे तो हमको 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो वैसे तो 28 ग्राम अगर हम 28 ग्राम अगर हम फाइबर फूड लेते हैं, फाइबरस फूड लेते हैं तो हमको 28 ग्राम से हमको 2000, ठीक है, 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? तो 28 से। लेकिन यहाँ पे 28 नहीं दिया है, 30 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 30 ग्राम फाइबरस फूड से आपको 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है पोषक तत्व। पोषक तत्व को वह पोषक तत्व ही क्या करता है? तो शरीर की वृद्धि करता है, ऊर्जा देता है और उसकी मरम्मत करता है, रखरखाव करता है पोषक तत्व। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28वें क्वेश्चन पे कह रहा है कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शामिल है। क्या शामिल है? तो ए संज्ञानात्मक और शामिल है क्या? तो भाषा कौशल। इसमें आपका यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो 2 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और क्या शामिल है? तो भाषा कौशल। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? कौन सा सिद्धांत गलत है? तो यह डी ऑप्शन आपका गलत है। यह पूर्वानुमेय होता है। ठीक है, इट इज़ प्रिडिक्टेबल। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, चलिए सारे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है, ये सही है। विकास संयोगों का परिणाम है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो यह एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। यह पूर्वानुमेय है, प्रिडिक्टेबल है, यहाँ ये भी सही है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। विकास संयोगों का परिणाम है। ठीक है, कह रहा है कि अब डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, कोइंसिडेंस का ये जैसे विकास कह रहा है कि अचानक हो जाता है, यह एक घटना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विकास के सिद्धांत कह रहा है कि निम्नलिखित विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो बी आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का दूसरा नाम नहीं है? कह रहा है कि किशोरावस्था का दूसरा नाम नहीं है, तो ये है स्मार्ट उम्र। ये किशोरावस्था का नाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लेते हैं। बचपन और वयस्कता की संक्रमणकालीन अवस्था, समस्या उम्र, तनाव और तूफान की अवस्था। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट उम्र ये नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास का क्या अर्थ है? विकास का क्या अर्थ है? तो इसमें विकास का गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विकास कहा जाता है। व्यक्ति में गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसी को विकास कहा जाता है, और जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं उसको वृद्धि कहा जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 31 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। अब कह रहा है कि WHO का पूर्ण रूप है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ओरिएंटेशन नहीं है, वर्ल्ड हाइजीन ऑफिस भी नहीं है और वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस भी नहीं है। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्थूल
पोषक तत्व कहा जाता है, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसको कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है और वसा को कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है अगले एग्जाम में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? तो खनिज, ठीक है, प्रोटीन और खनिज, प्रोटीन खनिज लवण को क्या बोलते हैं? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। प्रोटीन और खनिज लवणों को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और फैट, प्रोटीन, सॉरी, विटामिन्स और खनिज को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो इसमें आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 35 पे। पोषक तत्व के प्रति ग्राम सबसे बड़ा ऊर्जा मूल्य प्रदान करता है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि पोषक तत्व के प्रति ग्राम सबसे बड़ा ऊर्जा मूल्य प्रदान करता है, तो वो है वसा। वसा से हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है, यानी कि वसा जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है वो है वसा। वसा से हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमको 4 किलो कैलोरी मिलती है और वसा से 9 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस तरह वसा क्या करता है? तो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का कार्य करता है। अब 36 क्वेश्चन है, यानी कि 36 नंबर का क्वेश्चन है। मध्यम रूप से सक्रिय और औसत वयस्क की दैनिक आहार आवश्यकता लगभग है, कितनी है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 25 किलो कैलोरी। मध्यम रूप से सक्रिय और औसत वयस्क की दैनिक आहार आवश्यकता तो 2500 किलो कैलोरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37। खाद्य पदार्थों की लागत और हम कितना खर्च कर सकते हैं निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो बजट पे निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट पेज है। इसमें आपका 38 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लिंग, आयु, शरीर आकार, गतिविधि का स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो व्यक्तिक, संवेगात्मक, पोषण और समाज। तो कह रहा है कि लिंग, आयु, शरीर आकार, गतिविधि का स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति किस पे निर्भर करता है? तो पोषण पे निर्भर करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में बालक नाम पुकारने पर उत्तर देता है? किस अवस्था में बालक नाम पुकारने पे उत्तर देता है? तो वो 9 माह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नवजात शिशुओं में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है नवजात शिशुओं में? तो वैसे तो प्रोटीन की कहा जाए आरडीए के हिसाब से, तो वो आरडीए के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोटीन की आवश्यकता को उन्होंने 8 पॉइंट करके 8.1 ऐसे 8.1 ग्राम किया है। ठीक है, जैसे 0 से लेके 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 8.1 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता बताया है। किसके हिसाब से? आरडीए के हिसाब से। और 10.5 ये देखिए, ये 0 से लेके 6 मंथ के लिए है, और ये है 6 to 12 मंथ। ठीक है, 6 to 12 मंथ 10.5 आरडीए के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो नहीं दिया है तो हम यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे केजी दिया है, यहाँ पे जी और केजी दोनों दिया है, एमजी दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्राम दिया है, तो प्रोटीन को ग्राम में ही मापा जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो भी क्वेरी हैं, जो भी डाउट्स हैं और जो भी सुझाव है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।